नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। दर्शकों, हर महिला की, हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि वो एक दिन वो माँ बने, एक दिन वो किसी संतान को जन्म दे। उसके परिवार से जुड़ा हुआ होता है, उसके संबंध से जुड़ा हुआ होता है, उसके पति से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन जब ये ख्वाब उसका, जब ये सपना उसका पूरा नहीं होता है तो वो बहुत टूट जाती है। और समाज में उसे किस नज़र से देखा जाता है ये हम सभी जानते हैं। लेकिन अब थोड़ा उठकर बात कीजिए, अब थोड़ा आगे चलकर बात कीजिए। जैसे आप कहते हैं ना कि मॉडर्न हो रही है दुनिया, तो आप भी थोड़ा मॉडर्न हो जाइए और बांझपन को गलत ना समझते हुए उसके बारे में बात कीजिए, खुलकर बात कीजिए। हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर आराधना हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, और डॉक्टर आराधना गुप्ता IVF विशेषज्ञ भी हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। डॉक्टर आराधना, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी पर। थैंक यू। डॉक्टर आराधना, जैसे कि हम अपने दर्शकों को बता चुके हैं, मैंने जो शुरुआत में एक्सप्लेन किया कि हम बात करने वाले हैं बांझपन को लेकर, नई संतान को लेकर। जो चाहते हैं दंपति कि उनके घर में बच्चा है, लेकिन किसी कारणवश या कोई भी वजह रही हो, उसकी वजह से अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, वो नहीं कंसीव कर पा रही है महिला, तो क्या कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं? सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप इनफर्टिलिटी के बारे में बताएं, क्या होता है ये, बांझपन आखिर है क्या? पर सबसे पहले तो मैं अनादि टीवी का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने इतना अच्छा टॉपिक एक उठाया है, जिसके बारे में लोग बात करने में घबराते हैं या मना करते हैं कि औरों को मत बताओ कि हमें ये प्रॉब्लम है। और मेरे हिसाब से ये प्रॉब्लम को हमें प्रॉब्लम नहीं समझना चाहिए। ये एक तरह की बीमारी है, जैसे अपने को डायबिटीज़ होती है, अपने को हार्ट प्रॉब्लम होती है, और हम उसके बारे में खुल के लोगों से राय लेते हैं। तो इसमें भी हमें चाहिए कि हम सही लोगों से राय लें, ऐसे नहीं कि हम झाड़ फूँक करा रहे हैं या कुछ और दूसरे तरीके कर रहे हैं। और जहाँ तक इनफर्टिलिटी का सवाल है, तो मैं सबको ये बताना चाहूँगी कि आपको डॉक्टर से कब मिलना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार ये हमारे पास लोग बहुत लेट आते हैं, तब तक हमारे पास भी करने को ज़्यादा कुछ नहीं बचता है। तो बेसिकली अगर आपकी शादी को 1 साल हो चुका है और 1 साल आप लोग साथ रह रहे हैं और उसके बावजूद भी आपको बच्चा नहीं हो रहा है, तो आपको डॉक्टर से एक बारी सलाह लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप सीधा टेस्ट ट्यूब भी कराओ, बट आप एक सलाह लीजिए कि क्या हमें प्रॉब्लम है या हमारे अंदर प्रॉब्लम है भी कि नहीं है। दूसरा, अगर आपकी उम्र 35 साल से ऊपर है, तो फिर आपको थोड़ा जल्दी डॉक्टर के पास जाना होगा। आपको 6 महीने के वेट करिए। 6 महीने में अगर प्रेगनेंसी नहीं आती है तो आप डॉक्टर से जाके मिलिए। या ऑलरेडी आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, जैसे आपकी पीरियड इरेगुलर है, या किसी ने ऑलरेडी आपको कोई हार्मोन्स की प्रॉब्लम या किसी और तरह की दिक्कत बताई है, तो भी आपको 6 महीने बाद जल्दी थोड़ा डॉक्टर से मिलना होगा। और अगर आप 40 के ऊपर है, तो मैं कहूँगी कि आप इमीडिएटली सलाह लीजिए शादी होते ही कि हम क्या करें कि हमको जल्दी बच्चा आए। सो ये कुछ चीज़ें आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने बताया कि इंतज़ार नहीं करना चाहिए, लेकिन पता नहीं होता कि कितने समय तक हम इंतज़ार कर सकते हैं। आपने कहा कि 1 साल अगर आप दोनों साथ में रह रहे हैं, तो 1 साल में भी अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपको तुरंत ही जाकर डॉक्टर से चेक कराना चाहिए। लेकिन लोगों को ये समझ ही नहीं आता, वो सोचते हैं कि शायद अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। जैसे आपने कहा ना कि लेट हो जाता है, तब आप आते हो, तब हम भी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो वो कौन सा टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए जब इतने समय तक आप, उसके बाद तुरंत ही आपको चाहिए कि आप जाएँ डॉक्टर से सलाह लें? तो जैसे मैंने आपको बताया कि 1 साल आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि 80% लोगों को 1 साल के अंदर प्रेगनेंसी आ जाती है। और मान के चलो 90% लोगों को जिनके अंदर ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, उनको 2 साल के अंदर प्रेगनेंसी आ जाती है। तो अगर आप यंग है तो 1-2 साल तक आप वेट कर सकते हैं। कई बार हम लोग भी सिंपल एश्योरेंस दे के भेज देते कि आ जाएगा। कुछ हम लोग बहुत ही सिंपल टेस्ट कराते हैं। तो यहाँ मैं आपको, जैसे आपने पहले मुझसे पूछा कि आप क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है, तो मैं आपको बहुत ही क्लियरली ये बात बताना चाहूँगी कि अगर हम 100% लोगों को लेके बैठें जो हमारी OPD में आते हैं इस समस्या को लेके, तो उनमें से करीब 40% लोग ऐसे होते हैं जिनमें फीमेल में प्रॉब्लम होती है, मींस वाइफ में प्रॉब्लम है, और 40% ऐसे होंगे जिसमें हस्बैंड में प्रॉब्लम है। सो इट्स इक्वल, है ना, इट्स इक्वल। एंड 10% ऐसे होंगे जिनमें कि दोनों में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप ऐसा ना सोचें कि क्योंकि वाइफ में प्रॉब्लम है तो मैं नॉर्मल होऊंगा, है ना, हो सकता है आपके अंदर भी प्रॉब्लम हो। और 10% ऐसे होते हैं जिनमें जो रूटीन टेस्ट हम लोग कराते हैं उनमें कुछ भी निकल के नहीं आता, सब नॉर्मल सा आता है, क्योंकि अभी हमारे पास शायद उतने स्पेशल टेस्ट हैं ही नहीं कि हम बहुत ज़्यादा डिटेलिंग पता कर सकें। तो फिर हम उनको सेकंड लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन पे लेते हैं। इनिशियल टेस्ट जो हम लोग कराते हैं, आप थोड़ा सा ये देखें, ये बहुत लोगों को तो पता ही नहीं होता कि बच्चेदानी ट्यूब और अंडेदानी या क्या चीज़ें होती हैं। तो इस तरह की ये बच्चेदानी होती है, और जिसमें कि 2 नलियाँ रहती हैं, ये अपने पेट के अंदर होती है, और ये अंडेदानी अलग होती है जो कि एक अलग ऑर्गन है। ये ट्यूब है, ये अंडेदानी है। अंडा यहाँ बनेगा, और अंडा जब
फटता है तो वो पेट में निकलता है और इस ट्यूब का काम होता है उसको कैच करना, ठीक है। फिर वो कैच करके अंडा इसके अंदर जाता है, ट्यूब के अंदर जाता है। उस दौरान अगर शुक्राणु मिल जाते हैं तो ही बच्चा बनेगा। तो टाइमिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर कि किस टाइम पे आप दोनों को साथ रहना है। तो कई बार लोग साथ रहते हैं, बट जिनके हस्बैंड कभी बाहर टूरिंग जॉब पे होते हैं या कई बारी बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है, आप नहीं उतना फ्रीक्वेंटली इंटरकोर्स कर रहे हो, तो हो सकता है वो टाइम आपका मिस हो जाए और आप प्रेग्नेंट ना हो। तो हम पहली फुर्सत में सबको यही बताते हैं कि क्या टाइमिंग है आपका, कहाँ पे आपको मिलना है। तो ये इस जगह पे आपका अगर शुक्राणु आ जाते हैं बच्चेदानी से होके, तो यहाँ बच्चा बनेगा और 3-4 दिन के अंदर वो बच्चा बच्चेदानी में गिरता है और तब आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है। तो ये प्रक्रिया होती है जो कि पूरे 1 महीने में जाके कंप्लीट होती है। इसलिए जब आपका महीना मिस होता है तो आप टेस्ट करके देखते हैं कि आपको प्रेगनेंसी आ गई। अब प्रॉब्लम आपकी बच्चेदानी में हो सकती है, प्रॉब्लम आपकी नलियों में हो सकती है, प्रॉब्लम आपके अंडों में हो सकती है। तो ये 3 पार्ट है जिसमें प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर हम पति में देखें तो पति में शुक्राणु में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये 4 फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहली फुर्सत में हम जो टेस्ट कराते हैं पति का शुक्राणु की जाँच, वो सबसे पहला टेस्ट होता है। पत्नी से भी पहले हम पति का टेस्ट कराते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सब लोग ये चीज़ समझे कि पहले पति अपना सीमेन सैंपल दे, क्योंकि उसमें ना तो एक इंजेक्शन तक नहीं लगना। इट्स अ वेरी सिंपल टेस्ट। और वाइफ की हम लोग करते हैं अल्ट्रासाउंड, क्योंकि वो भी एक नॉन इन्वेसिव है, उसमें भी आपको कोई पेन नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। अल्ट्रासाउंड में हमको ये बच्चेदानी, ट्यूब, अंडेदानी सब दिख जाती है। उसके बाद सेकंड हम जो टेस्ट कराते हैं वो ब्लड टेस्ट कराते हैं। दोनों में कोई HIV वगैरह इन्फेक्शन कुछ इस तरह का तो नहीं है कि कल को बच्चे में ये प्रॉब्लम बने। प्लस कुछ हार्मोन टेस्ट वगैरह कराते हैं। तो ये हमारे रूटीन प्रोसेस होता है। वाइफ का अल्ट्रासाउंड, हस्बैंड का सीमेन टेस्ट और दोनों के ब्लड टेस्ट। बिल्कुल। हमारे व्यूअर्स को मैं बता दूं कि आप समाधान कार्यक्रम देख रहे हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर आराधना गुप्ता है जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और उसके बाद IVF स्पेशलिस्ट हैं। यानी कि अगर आप निसंतान हैं, आप चाहते हैं बच्चे की चाहत, लेकिन बांझपन या कोई और परेशानी आपको परेशान कर रही है, आप चाहते हैं कि लेट हम अपने बच्चे के लिए प्लान करें, तो तमाम जो चीज़ें बच्चे से जुड़ी हुई, आपकी प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई, आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, इसलिए आप कोई भी अगर ऐसी प्रॉब्लम है, कॉल नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर, आप कॉल कर सकते हैं। इस लाइव प्रोग्राम में अपनी प्रॉब्लम को लेकर आप डायरेक्ट डॉक्टर आराधना से बात कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ती हूँ मैम। अब मैं आती हूँ उस प्रॉब्लम को लेकर जो हमेशा लोगों में बनी रहती है कि भाई मैं जाऊँ बात करने या ना जाऊँ। हमारे समाज में आज भी ऐसा तबका है जो इस बात में नहीं अग्री करता कि वो इस चीज़ को लेकर बाहर किसी से बात भी करे। डॉक्टर तो बहुत दूर की बात है, अपने घर के लोगों को भी नहीं बताते हैं कि ऐसी कोई चीज़ भी है। फिर किस तरह से उसे समाज में इग्नोर किया जाता है, हम आज भी कई ऐसे ग्रामीण अंचल हैं जहाँ पर देखते हैं। लेकिन अगर इस प्रोसेस के लिए कोई आता है, आपसे बात करता है, तो सबसे पहले उसे डर रहता है कि बच्चा नॉर्मल होगा या नहीं होगा, मैं उतना पे कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, फिर उसके बाद कितना समय उन चीज़ों को लगेगा। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, खर्च, टाइमिंग और नॉर्मल बच्चा होगा या नहीं होगा। तो पारुल, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि लोग इस बारे में बात करने में थोड़ा सा शर्माते हैं, हिचकिचाते हैं। उनको लगता है कि जैसे हम कुछ अलग तरह के लोग हैं। और कई महिलाओं को तो बिल्कुल ही इस तरह से देखा जाता है कि अगर इसको बच्चा नहीं हो रहा तो जैसे पता नहीं क्या है, और इसलिए बेचारे वो छुपाते रहते हैं, कहते हैं अभी हम प्लान नहीं कर रहे, या ये नहीं कर रहे, या वो नहीं कर रहे। एंड वो हमारे सामने आंसू से रोते हुए आते हैं। और मुझे ये काम करने में इसलिए खुशी होती है क्योंकि फिर वो जब प्रेग्नेंट होते हैं तो उनके जो आंसू होते हैं वो फिर अलग तरह के आंसू होते हैं। तो आई रियली, मतलब वो मेरा सबसे बड़ा एक परिश्रमिक, या जिसको हम फीस कहते हैं, वो रहता है। तो इसलिए हम लोग बहुत फ्री कैम्प करते हैं कि लोग आएँ, पहुँचें हमारे तक। तो हम लोग इस तरह से फ्री कैम्प करते हैं कि कभी उनको ये ना लगे कि हमें पति पैसे देगा तभी हम आएंगे, या सास हमें अलाउ करेगी तब हम आएंगे। तो ये सब नहीं होना चाहिए। तो अभी जो तुमने प्रश्न पूछा कि इसमें क्या क्या प्रक्रिया होती है, उनका खर्चे क्या क्या होते हैं, तो कई बारी कपिल में जब बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं होती तो बहुत ही सिंपल तरीके से उनको प्रेगनेंसी किया जाता है। उनका हम लोग अंडा बनने की प्रक्रिया को सोनोग्राफी के द्वारा जाँचते हैं, और जब अंडा पूरा पक के तैयार हो जाता है तो अंडा बाहर निकले उसके लिए एक इंजेक्शन लगाते हैं, या अपने आप भी निकल सकता है। और जैसे वो अंडा बाहर आता है तो हम पति का शुक्राणु को लेके और डायरेक्टली बच्चेदानी के अंदर डाल देते हैं, क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम बच्चेदानी के रास्ते में हो सकती है, या मे बी शुक्राणु का नंबर इतना कम है कि वो अंदर तक जा ही नहीं पा रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि जो नॉर्मली शुक्राणु यहाँ वजाना में छोड़े जाते हैं तो इतना सारा रास्ता हम बाईपास कर देते हैं। तो जिनके कम चलने वाले शुक्राणु होते हैं, नंबर कम होता है, तो उसका एक बोलस बना के हम सीधा उसको यहाँ पहुँचा देते हैं। अब उसको अंडे तक पहुँचने का रास्ता आधे से भी कम रह गया। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं IUI या इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, यानी कि सीधा यूट्रस के अंदर ही या बच्चेदानी के अंदर ही आपने डाल दिया। और इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं आता। हमारे सेंटर पे इसका टोटल खर्चा 5 से 6 हज़ार के बीच में आता है। और लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, किसी भी प्रोसीजर की कोई श्योर शॉट गारंटी नहीं होती। हमने सिर्फ शुक्राणु वहाँ तक पहुँचाए हैं, अब वो अंडे से मिले कि नहीं मिले, अंडा ट्यूब के अंदर गया कि नहीं गया, ये हम नहीं देख सकते।
तो बाकी की चीज़ों के लिए हमें ऊपर वाले पे निर्भर रहना पड़ता है। एंड बेबी इज़ अ गॉड गिफ्ट, तो हमेशा आप ऊपर वाले पे भरोसा करके चलें, वो आपको देगा ही देगा। ठीक है, तो दूसरा प्रक्रिया जो होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें हमें अंडे को भी बाहर निकालना पड़ता है। तो यहाँ तो हमने सिर्फ हस्बैंड के सीमेन को बाहर निकाला, यहाँ पे हम अंडा भी बाहर निकालेंगे और लैब में हम उसको टेस्ट ट्यूब, जिसको हम बेबी कहते हैं, उसके या जो सेकंड चीज़ है टेस्ट ट्यूब बेबी, जो उन औरतों में हमें करना पड़ता है जिनकी नलियाँ ब्लॉक हैं। तो अब नलियाँ ही ब्लॉक है तो अंडा शुक्राणु से मिल ही नहीं सकता। तो ये बहुत ही मुख्य कारण है। जो पहला IVF किया गया था वो इसी कारण को लेके किया गया था, क्योंकि नलियाँ दोनों बंद थी। बट अब और बहुत सारे कारण हैं जिसके लिए हम लोग ये करते हैं। मान लो पति के शुक्राणु बेहद कम है कि हम अंदर डालेंगे तो भी कुछ नहीं होगा, इक्का दुक्का शुक्राणु है, तो फिर हम लोग अंडा बाहर निकाल के एक अंडे के अंदर एक शुक्राणु डाल के, जिसको हम ICSI कहते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, वो हम लोग करते हैं कि सीधा अंडे के अंदर शुक्राणु ही घुसा दिया, तो बच्चा लैब के अंदर बनेगा। और जैसे मैंने आपको बताया था 3-4 दिन बाद बच्चा बच्चेदानी में गिरता है, वो 3-4 दिन हम उसको लैब में बड़ा करते हैं और फिर नीचे से पतली सी ट्यूब से हम बच्चेदानी में गिरा देते हैं। तो इट्स अ नेचुरल थिंग, आपका ही अंडा है, आपके पति का ही शुक्राणु है, हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की है, सिर्फ उन दोनों को मिलाया, जो चीज़ आपके अंदर नेचुरली होनी चाहिए थी वो किया और उसको हमने वापस उसी जगह पे रख दिया जहाँ वो नेचुरली गिरता था। तो जो लोग ये सोचते हैं कि बच्चा नॉर्मल तरीके का होगा, कुछ एबनॉर्मल तो नहीं होगा, इस बच्चे में कोई नया कुछ वही है, सारी चीज वही तो है, सिर्फ बस हमने जो चीज़ आपके अंदर नहीं हो पा रही थी वो हमने बाहर किया, बाकी सब कुछ वैसा ही है। इनफैक्ट अगर आप इतनी सारी लेडीज को देख रहे हैं जो प्रेग्नेंट है, तो क्या आप बता सकते हैं ये IVF से प्रेग्नेंट हुई है, नेचुरल हुई है? नहीं ना, कोई नहीं बता तो बेसिकली इसलिए ये नेचुरल चीज़ ही है। एक चीज़ को लेकर आप स्टार्टिंग में भी बात कर रही थी कि मेन फर्टिलिटी, इसके बारे में आज कोई नहीं बात करना चाहता। इनफैक्ट जो आप किसी भी घर में आप शादी करके जाती हैं वहाँ पर आपको ही बोला जाता है, आपके हस्बैंड को नहीं बोला जाता है। तो उस चीज़ को लेकर भी खुलकर बात करने की ज़रूरत है। और ये होता क्या है, आपने जैसे स्टार्टिंग में कहा कि 40% अगर फीमेल है तो 40% मेल भी है, लेकिन ये हो सकता है, इसके बारे में आप व्यूअर्स को बताइए। तो पारुल ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, मैं कहूँगी हमारी इनफर्टिलिटी में, कि अकेली फीमेल आ जाती है चेक कराने के लिए अपनी सास को लेके या अपने किसी रिश्तेदार को लेके कि अब मुझे बच्चा नहीं हो रहा। तो हम लोग जब भी कभी कैंप करते हैं, ऐसे फ्री कैंप या ये करते हैं, तो हम उसमें साफ साफ लिखते हैं कि कपल्स को आना है, आई मीन दोनों हस्बैंड वाइफ को आना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बहुत पर्सनल बातें होती है जो कि उन दोनों को ही बतानी चाहिए और किसी को नहीं पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम कहाँ है और क्या उसका हम लोग कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग हमेशा रिकमेंड करते हैं कि दोनों आएँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया दोनों में बराबरी से होती है ये प्रॉब्लम। और कई बार तो पति जांच कराने से मना कर देते हैं कि मेरे अंदर तो प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं क्यों जांच कराऊं। तो हम अच्छे से काउंसलिंग करते हैं, उनको प्यार से समझाते हैं, पूरा ये सब दिखाते हैं, जैसे मैंने अभी बताया इस तरह से पूरा उनको अच्छे समझाते हैं, तो सब तैयार हो जाते हैं, एग्री कर जाते हैं। पारुल मैं तुमको बताऊं, लोग ना बहुत समझदार हैं। मतलब आप ऐसा मत सोचो कि लोग बेवकूफ़ हैं या लोगों को IQ लो है। पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट, और अगर आप उनको सही तरीके से समझाते हो तो वो समझते हैं और अपना टेस्ट कराने से मना कभी नहीं करते। एंड हम हमेशा फीमेल पे कोई भी टेस्ट कराने से पहले मेल का एक सीमेन टेस्ट कराते हैं एंड सब करा लेते हैं। सच बताऊं, आज तक किसी ने ये नहीं बोला कि अंत तक उसने मना कराओ कि मैं नहीं कराऊंगा। आप कन्विंस करते हो तो सब करा लेते हैं, बात हो जाती है, बन जाती है, और फिर आगे जैसा कि आपने कहा कि आपका पैशन है, आपको अच्छा लगता है, वो सारी चीज़ें भी हो पाती हैं। फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन, अभी तो हम बात कर रहे थे कि बांझपन, लेकिन अब आप चाहते हैं कि हम एक समय के बाद जाकर बच्चे को पैदा करें, यानी हम उस चीज़ को हम फिर अपनाएं। लेकिन अभी आप बिजी हैं, आप अपने करियर को ध्यान दे रहे हैं, किसी भी चीज़ को लेकर आप उस टाइम ड्यूरेशन में नहीं चाहते। लेकिन जैसे कि मैम भी स्टार्टिंग में बता रही थी कि एक एज के बाद वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो आप फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन कैसे कर सकते हैं मैम, उस बारे में हमें बताएंगी। तो पारुल, ये आज के ज़माने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। पहले साइंस इतनी एडवांस नहीं थी कि हम इस बारे में सोच सकते। लड़कियों की शादी इसलिए जल्दी करनी पड़ती थी कि कभी आगे बच्चे नहीं हुए तो क्या होगा। बट अभी लड़कियाँ इंडिपेंडेंट हो रही है, इंडिया वेस्टर्नाइज हो रहा है, उसमें भी जागरूकता आ रही है, फीमेल बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और हर क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो अब जब इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको जान के हैरानी होगी कि फेसबुक, एप्पल जैसी कंपनीज हैं जो कि इंश्योरेंस करते हैं फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के लिए कि आप अपने एग प्रिजर्व करिए, हम पैसा देंगे, बट प्लीज़ आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आप छुट्टी मत लीजिए, है ना, ऐसे करके। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और धीरे धीरे करके इंडिया में भी ये चीज़ें शुरू होंगी।
बहुत सारी मेट्रोज़ में इस वेरी कॉमन मॉडल्स हैं, फिल्म स्टार्स हैं, उनका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप इस बीच में प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, या जो एमएनसी वर्कर्स हैं उनको बाहर भेजा जाता है किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के थ्रू कि 5 साल के लिए आपको यूएस में रहना पड़ेगा या यूके में रहना पड़ेगा। अब जब तक वो लौट के आते हैं उनकी एज 35 हो जाती है और फिर उनको लगता है कि हम कब शादी करें, कब बच्चे पैदा करें और हमारे बच्चे होंगे भी कि नहीं होंगे। तो कई बार हमारे पास ऐसी लेडीज़ आती हैं कि मैडम मुझे चेक करके बताओ, मैं 4 साल के लिए जा रही हूँ, मेरा ओवेरियन रिजर्व कितना है। सो दिस वर्ड इज ओवेरियन रिजर्व, मतलब मेरे पास कितने अंडे बचे हैं, मैं कब तक प्रेग्नेंट हो सकती हूँ। तो उसके लिए एक अल्ट्रासाउंड और एक स्पेशल ब्लड टेस्ट होता है जिसके द्वारा हम बता सकते हैं कि आपके पास कितने अंडे हैं और कितना आपके पास टाइम है प्रेग्नेंट होने के लिए। एज के साथ आपके अंडे तो कम होते ही हैं, उसकी क्वालिटी भी डाउन होती है। तो अभी मेडिकल साइंस इतनी एडवांस है कि हम आपके अंडों को निकाल के अपने पास एक तरह से बैंकिंग कर सकते हैं। जैसे बैंक में लोग अपना सोना गहना ये सब पैसा रखते हैं, ऐसे ही हम आपके बैंकिंग कर सकते हैं, आपके अंडों को संभाल के रख सकते हैं। और सबसे अच्छा इसमें क्या है पारुल, कि वो अंडे उसी एज के होंगे। जैसे आपने 25 साल में बैंकिंग कराई है तो वो अंडे की एज नहीं बढ़ेगी, आपकी एज बढ़ेगी, बट अंडे की एज नहीं बढ़ेगी। अंडा आपका 25 साल वाला ही यंग होगा। रख दिया है आपने, तो वो एक तरह से फ्रीज हो जाते हैं। और मान लो आपने 5 साल बाद अब मुझे बच्चा करना है और पहले आप नेचुरली ट्राई करो, मान लो नेचुरल नहीं हुआ, हाँ, इसको हम कहते हैं एग फ्रीजिंग। रानो करके हमारी एक व्यूअर है, हमारे साथ जुड़ गई हैं, वो आपसे बात करना चाहती हैं। रानो, बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी पर। पूछिए क्या पूछना चाहती है आप मैम से। मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरी सिस्टर इन लॉ है, उनकी शादी को 15 साल हो गए हैं और उन्हें 2-3 बार कंसीव भी किया, बट उनकी यूट्रस में बेबी के साथ कोई फाइब्रोइड बढ़ता है और वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं। ओके, तो रानो, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर उसके अंदर फाइब्रॉइड है, फाइब्रॉइड को हम लोग आम भाषा में रसौली बोलते हैं, तो अगर जिसको जो कि एक बच्चेदानी का ट्यूमर होता है तो उसको निकाला जा सकता है। एक बहुत ही सिंपल सा लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन होता है, उससे निकाला जा सकता है। अगर वो फाइब्रॉइड की वजह से अपने को ऐसा लग रहा है कि वो बच्चा, ऑल्दो सारे फाइब्रॉइड बच्चे को आने से परेशान करें ये कोई ज़रूरी नहीं, बट अगर बार बार बच्चा गिर रहा है तो हम मान सकते हैं कि ये फाइब्रॉइड की वजह से होगा, तो उसको निकलवा के और फिर वो तो नेचुरली प्रेग्नेंट हो जाती है, आप आगे बढ़ सकते हैं। पर आप ये मान के ना बैठे कि यही एक कारण हो सकता है। और भी इसके लिए टेस्ट होते हैं, बार बार किसी का अगर बच्चा गिर रहा है जिसको हम रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस बोलते हैं, आरपीएल करके, तो उसके लिए और भी बहुत कुछ टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट कराने चाहिए। इनफैक्ट इसका कारण इवन पति के शुक्राणु हो सकते हैं। मैं आपको एक बार लोग सोचते हैं कि ये भी फीमेल की अकेली बीमारी है, तो ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि पति के शुक्राणु में एक DFI करके टेस्ट होता है जिसमें कि उनका जो शुक्राणु होते हैं उनमें फ्रेगमेंटेशन की रेट हाई होती है और इसलिए वो जो बच्चे बनते हैं वो एबनॉर्मल या उतने अच्छे नहीं बनते क्वालिटी वाइज और जल्दी समय से पहले वो गिर जाते हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है। तो दोनों का ही चेकअप होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप लोग टेस्ट कराएं, मे बी बच्चेदानी में टीबी की शिकायत भी हो, मे बी कोई और दूसरा इन्फेक्शन हो, कारण बहुत सारे हो सकते हैं। तो आई थिंक इवैल्यूएशन, किसी अच्छे डॉक्टर से और अगर आपको ये किसी ने बोल दिया कि ये इसी की वजह से हो रहा है तो उसको निकलवा दीजिए, सिंपल है ना। बिल्कुल, अगर किसी ने आपको एडवाइस किया है तो आप उन जो आपके डॉक्टर हैं उनसे बात कीजिए या फिर डॉक्टर राधना से भी आप मिलकर बात कर सकते हैं। मैम, हम ये भी आगे जब हम बात कर रहे थे तो आपने बताया था कि एक तो प्राइवेट में भी ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन आप आयुष्मान प्रोजेक्ट से भी जुड़े हुए हैं, जो गवर्नमेंट चाहती है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं देश में वो आयुष्मान की वजह से, अगर आयुष्मान से फ़ायदा लेकर जो पेशेंट है वो ठीक हो सकते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि नसबंदी के लिए आप जाइए, आपका फ्री हो जाएगा, आप फलानी चीज़ के लिए जाइए, लेकिन ये चीज़ जो है लोगों को शायद पता ही नहीं। मैं चाहूँगी उसके बारे में भी आप बताइए। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आयुष्मान योजना जो MP में श्री शिवराज सिंह जी ने स्टार्ट किया यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ, ये इसमें इन लोगों ने ये इनफर्टिलिटी को एक बीमारी की तरह से रखा। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो कि सारे स्टेट में नहीं है। और इससे क्या है कि जो एक कलंक जिसको हम एक श्राप बोलते हैं, वो आप अगर पैसे नहीं भी हैं तो आप आयुष्मान योजना के तहत आप इसका भी फ़ायदा ले सकते हैं और आपका टोटल फ्री में होगा। आपको ना तो ब्लड टेस्ट कराने हैं, ना आपको लेप्रोस्कोपी करानी है, सब कुछ आपका पैसा गवर्नमेंट देगी और आपको IVF का खर्चा भी गवर्नमेंट देगी। इसमें 3 IUI आपके हो सकते हैं, आपको 2-3 बार IVF कर सकते हैं हम लोग, उस सब का खर्चा गवर्नमेंट देती है। और हमें
ऑल्दो उतना नहीं बचता जितना कि हमें मिलना चाहिए, बट हमें, क्योंकि मुझे तो पैशन है और मुझे अच्छा लगता है करना। एंड पारुल, मैं यहाँ लोगों को बताना चाहूँगी कि मैं हर महीने एक पेशेंट का फ्री में भी करती हूँ IVF, जो मेरे जो ऐसे वाले पेशेंट्स होते हैं जो मुझे लगता है कि खर्चा नहीं उठा सकते, तो हम लोग ऐसे भी करते हैं कि चलो ठीक है, जहाँ इतने सारे लोग पे करें तो एक को हम एक चैरिटी सॉर्ट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन आयुष्मान योजना के आने से हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसमें इंजेक्शन ही इतने कॉस्टली होते हैं कि पेशेंट खर्चा नहीं उठा सकते, इट्स वेरी कॉस्टली। और उसकी जो तकलीफ़ है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, वो एक दूसरी जिसके पास बच्चे नहीं है वो ही समझ सकती है, कोई और हम तुम जैसे लोग नहीं समझ सकते। तो अब जब इतनी सारे लोगों को मैं देखती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि ये कितनी बड़ी तकलीफ़ है ना। कई बार ये सुसाइड के उस पे आ जाती हैं, डिवोर्स हो जाते हैं, रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, दो पूरे परिवार पूरे ख़त्म हो जाते हैं। तो अच्छी बात है, जिनको मिल सकता है बच्चा उनको मिले, और हमारी गवर्नमेंट इतनी हेल्प कर रही है तो उसका फ़ायदा उठाइए आप। और अब जैसे मुझे लगता है कि इस पर भी मैम आपको थोड़ा फोकस डालना चाहिए कि आप बंद कर देना चाहिए ये बांझपन वर्ड को ही खत्म कर देना चाहिए। हम तो कह रहे हैं संतान जैसी बातें करना, सब कुछ मुमकिन आज के इसको एक डिसीज करके आप मानिए कि एक अंदर बीमारी है जो किसी में भी हो सकती है ना। ये तो अभी लोगों को जन्म से हार्ट में छेद होता है, तो क्या करोगे आप, है तो है ना, आपने अपने से नहीं लेके आए हो उस प्रॉब्लम को। एंड एक चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइट करना चाहूँगी पारुल, जो जैसे रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस वाली इन्होंने बात उठाई है, तो उसमें DNC करके आप सफाई कराते हो बच्चे की। तो मैं सभी महिलाओं को ये एक आपको सजेशन देना चाहूँगी, मानना ना मानना आपकी मर्जी है, कि जब भी पहली प्रेगनेंसी को कभी ना गिरवाएं। फर्स्ट प्रेगनेंसी अगर आपका हो गया है, कोई भी चीज़ मुझे लगता नहीं किसी जान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लोग कहते हैं मैडम अभी नहीं चाहिए बस बच्चा, आई मीन ये तो कोई कारण नहीं हुआ ना कि अभी नहीं चाहिए तो इसलिए बच्चा आप अबॉर्ट कर दो हमारा। तो ये एक जान होती है, एक ज़िंदगी होती है, और ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है। कम से कम पहले बच्चे को ना गिरवाएं, क्योंकि कई बारी पहला बच्चा गिराने के बाद आपको दोबारा प्रेगनेंसी आती ही नहीं है, फिर आप कितना भी बाद में पछताओ वो चीज़ बदलती नहीं है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। और ये चीज़ भी हम डिस्कस करें मैम कि इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रेंड है मेडिसिन लेने का, मेडिसिन खाने का, कि डॉक्टर की हम भी बात कर रहे थे तो आपने बताया कि पेशेंट्स आते हैं बोलते हैं दवाई दे दो, तो ये बहुत ही इस वक्त लोगों को पता है कि हाँ अरे लोग मेडिकल स्टोर से जाके पता नहीं कहाँ से खरीद लाते हैं, जबकि ये इलीगल है। आई मीन दीज आर बैन ना, दे कैन OTC नहीं आप इसको बेच सकते मेडिकल स्टोर वाले, बट मुझे नहीं पता उनको कौन दे देता है। एंड वो खा के आते हैं और उसके बाद उनको कई दिन तक ब्लीडिंग चलती रहती है, तब तक बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम बन गई, और फिर वही होता है आगे नलियाँ बंद हो गई, कुछ ऐसा हो गया कि फिर बच्चा ही नहीं आ रहा है। तो गोली अगर आप लेना चाहते हैं तो डॉक्टर की सलाह से लें, वो आपके प्रॉपर तरह से बताएंगे कब कब आपको चेकअप के लिए आना है, चेकअप क्या करना है, उससे क्या सावधानियाँ आपको रखनी है, तो आपको नेक्स्ट टाइम प्रेगनेंसी में दिक्कत ना आए। बिल्कुल। तो आपको फ्यूचर प्रेगनेंसी के लिए भी ये ध्यान रखना है कि अगर आपको फर्स्ट टाइम आप प्रेग्नेंट हुए हैं तो आपको किसी तरह की लापरवाही नहीं करनी है, और अगर ठीक है कोई अगर ऐसे इश्यूज हैं कि आप नहीं करना चाहते हैं तो सही तरीके से आप उस चीज़ को समझिए, डॉक्टर के पास जाइए, ना कि किसी मेडिकल स्टोर से आपने मेडिसिन ले लिया, किसी की सलाह पे आपने मलेरिया की गोलियां खा लेते हैं कि आपने 4-5 मलेरिया की टैबलेट ले ली, वो खा ली। अभी तो कोविड की गोलियां चल रही है। हाँ, इनफैक्ट हमारे जो ग्रामीण अंचलों में रहने वाली महिलाएं हैं उनसे तो सबसे ज़्यादा गुजारिश है कि प्लीज़ आप डॉक्टर से ही कंसल्ट कीजिए, आपके आसपास जो भी स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पर जाइए। रोशनी हमारी एक और व्यूअर हैं हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। रोशनी, बहुत स्वागत आपका, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप मैम से। नमस्ते मैम, मैं रोशनी बोल रही हूँ। जी बताइए रोशनी, पूछिए। हाँ, मेरा ये क्वेश्चन है मैम, मेरी बड़ी बहन है, उनका एक 9 साल का बेटा है, अभी वो दूसरा बेबी भी चाह रहे हैं पर 9 साल हो चुके हैं, बेबी नहीं हो रहा है। तो रोशनी, मैं ये पूछना चाहूँगी कि क्या उन्होंने डॉक्टर की सलाह ली कि क्यों हमें दिक्कत आ रही है? क्योंकि अगर वो प्रॉपर चेकअप उनका होगा, जैसे मैंने आप शुरू में भी बताया कि शुरू में हम लोग जो चीज़ें देखते हैं उनमें यही देखते हैं कि बच्चेदानी में कोई ख़राबी तो नहीं है, नलियों में कोई ब्लॉक तो नहीं है, और अंडे बराबर हैं कि नहीं है। इसके अलावा हस्बैंड में भी सीमेन बदल सकता है। आप ऐसा ना सोचें कि पहले क्योंकि बच्चा हो गया तो अब हस्बैंड को कुछ नहीं हो सकता। अगर वाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है तो हस्बैंड में भी आ सकती है, तो हस्बैंड को भी एक बार सीमेन टेस्ट दोबारा कराने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है ये 3-4 टेस्ट कराने के बाद अगर क्लियर हो जाती है प्रॉब्लम तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ये सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं तो फिर हम लैप्रोस्कोपी करते हैं ऐसे पेशेंट का, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम अंदर दूरबीन डाल के ही देख सकते हैं। तो जब हम दूरबीन डालते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि नली और अंडा पास पास है भी कि नहीं है, क्योंकि अगर अंडे नली
किसी भी इन्फेक्शन की वजह से कहीं दूर चली गई या पहला बच्चा सीजेरियन से हुआ, उस समय कुछ ऐसा हुआ कि नली दूर हो गई, तो अंडे तो हर महीने निकलेंगे, नली भी खुली आएगी, लेकिन दोनों पास नहीं होंगे तो अंडा नली में नहीं जा पाएगा। तो कई बार बच्चेदानी में टीबी हो सकती है, तो हम लोग एक दूरबीन पेट पे से डाल के ये सब देखते हैं, दूसरी दूरबीन हम अंदर से डालते हैं, और अंदर जब हम दूरबीन डालते हैं तो वो इतनी छोटी चीज़ को इतना बड़ा करके दिखाते हैं, मतलब 10 टाइम्स। तो कई बार अंदर, जैसे आप इसमें देखेंगे, कोई छोटी मोटी गठान हो सकती है, जिसको हम पॉलिप बोलते हैं, फाइब्रॉइड जैसे ये उन्होंने किया था, ये छोटे मोटे फाइब्रॉइड हो सकते हैं जो कि अंदर घुस रहे हों और बच्चे को जमने ना दे रहे हों, या अंदर कोई चिपकन हो सकती है, जहाँ बच्चा चिपकता है वहाँ ऑलरेडी कुछ चिपका हुआ है तो बच्चा नहीं चिपक पाएगा। तो ये सब चीज़ें हम अंदर देख सकते हैं। टीबी की शिकायत हो सकती है, कोई दूसरा इन्फेक्शन हो सकता है, तो कुछ चीज़ें हम लोग अंदर दूरबीन के द्वारा देख सकते हैं। एंडोमेट्रियोसिस करके एक प्रॉब्लम होती है, वो हो सकती है। तो ये चीज़ें हमें दूरबीन के द्वारा पता चलती है। तो आई थिंक अगर 9 साल हो गया तो ये बहुत लंबा टाइम है, क्योंकि पहला बच्चा आने में इतना टाइम नहीं लगा, तो उनको एक लैप्रोस्कोपी कराने की ज़रूरत है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जवाब मिल गया होगा रोशनी को अपना। बहुत शुक्रिया रोशनी हमारे साथ जुड़ने के लिए मैम, क्योंकि अब हम समय अब इजाज़त नहीं देता कि आगे हम इस शो को लिए चले, लेकिन बहुत सारे सवाल थे और उनको मैं चाहती थी कि आपसे डिस्कशन हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की तारीख में जिस पर हम बात कर रहे हैं। मैं 2 छोटी सी बातें अगर पारोल आप अलाउ करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, अगर बच्चेदानी ख़राब है तो बच्चेदानी में से फाइब्रॉइड निकाल दिया, वो सब ठीक कर दिया। नलियाँ बंद है तो नली खोलने की कोशिश कर सकते हैं या टेस्ट ट्यूब भी कर सकते हैं। बट अगर अंडे ही नहीं है किसी के पास, महीना जा चुका है ना, तो वो क्या करें? तो मैं आपको बताऊंगी कि उसके लिए हम एग डोनेशन, जैसे किडनी किसी की डैमेज हो गई तो आप किडनी डोनेट करते हो, इसी तरह से एग डोनेशन करके एक प्रक्रिया होती है जिसमें हम किसी दूसरी लेडी से अंडे लेते हैं, उसमें पति के शुक्राणु डालते हैं और बच्चे को सीधा फिर आपके अंदर डाल देते हैं। तो ऐसा ना सोचे कि अब मेरा महीना चला गया तो मुझे बच्चा नहीं हो सकता, तो ये उनके लिए है। या पति में शुक्राणु बिल्कुल भी नहीं है तो या तो हम शुक्राणु बैंक से ले सकते हैं या पति के डायरेक्ट अंडकोश से भी शुक्राणु मिल सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहती थी। और सरोगेसी के बारे में बस 2 वर्ड बोलूँगी। किसी की बच्चेदानी किसी बीमारी की वजह से निकल चुकी है या बच्चेदानी बिल्कुल ही ख़राब है, उसमें बच्चा नहीं ठहरा, या जैसे इन्होंने बताया बार बार बच्चा गिर रहा है, तो सरोगेसी को हम ऑप्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो जैसे कि हम शुरुआत में भी कह रहे थे कि अब इसे ख़त्म कर दीजिए बांझपन या रिह संतान जैसी कोई बात बोलना, क्योंकि आज साइंस इतना डेवलप हो गया है। हम किसी को ये नहीं बोलते कि आपको बच्चा नहीं हो सकता। अंडा नहीं है तो अंडा आपको मिल जाएगा, शुक्राणु नहीं है तो शुक्राणु मिल जाएगा, बच्चेदानी नहीं है तो बच्चेदानी भी मिल जाएगी, सब कुछ मुमकिन है। हमारे देश में डॉक्टर आराधना जैसे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं तो सब कुछ मुमकिन है। बस आप एक उम्मीद अगर पालें तो उसे मुमकिन करने में डॉक्टर आराधना जैसे डॉक्टर साथ देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आराधना, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो समाधान देख रहे थे आप, और आज हम बात कर रहे थे बांझपन और निसंतान जैसी शब्दों को लेकर, जैसी समस्याओं को लेकर, जिस पर एक डिटेल्ड प्रोग्राम हमारे साथ डॉक्टर खुलकर बात की। और आपसे भी कहेंगे कि अगर इस तरह की कोई भी समस्या या कोई भी बात आपके साथ या आपके करीबी किसी के भी साथ हो, खुलकर उस पर बात करें। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है बांझपन या निसंतान जैसी कोई भी चीज में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।